हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था एंड डी है इसमें किशोरावस्था। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है वो परिवार से स्वायत्तता स्थापित करता है और व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की भी पहचान का निर्माण करता है। किशोरावस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो इसमें राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। यस, ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है, बच्चों का वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये भी करेक्ट है। ओके, कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने की विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों का वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ए और आर क्या है, दोनों राइट है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ए है, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। तो बी क्या, ये करेक्ट है। बी है, विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। सी है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एंड डी है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ओके, विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो यह है कि विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। ये क्या है, ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, जीन पियाजे की थर्ड स्टेज है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि कोई चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से जो है हल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि तार्किक और व्यवस्थित समस्याओं को जो बच्चे हल करते हैं वो किशोरावस्था में करते हैं, यानी जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें जो है बच्चा नहीं करता है। तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों राइट है और आर जो है सही व्याख्या भी करता है ए की। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। तो ए है, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, बी है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, सी है, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना एंड डी है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। तो वो है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, लेव वायगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद की साझी समझ पर पहुंच जाते हैं, क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर्विषयकता, अनुकूलन एंड खोज विधि। तो वो अंतर्विषयकता कहलाती है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है। भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। सी है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होती है एंड डी है कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीके को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल जो है अपनाता है। तो ए है व्यवहारवादी, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है प्रगतिशील एंड डी है परीक्षा केंद्रित। तो किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है, वो है व्यवहारवादी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं,
कक्षा कथन ए कहता है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। तो ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, कि बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं होता है, क्योंकि हर प्रतिभाशाली बच्चा जो है विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों राइट है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है निजी वाक्य का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। यानी लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच की बात की है। ओके, जिसमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी, निजी वाक्य को बढ़ावा देने का उदाहरण है और शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखेंगे, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना जो है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है जो दर्शा पाए। यस, ये करेक्ट है। एंड तर्क आर कहता है शिक्षकों की कक्षा बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यता व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। यस, ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो फर्स्ट है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। बी है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। सी है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। डी है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो सतत व समग्र मूल्यांकन जो है वो क्या है, वो है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो ए है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। बी है भारत के कितने राज्य हैं। सी है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। एंड डी है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को जो बढ़ावा देता है वो यह है कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए विद्यालयी पाठचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चे सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। बी है समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। सी है समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। सी है समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है क्योंकि समावेशन से केवल वही लाभान्वित होते हैं। एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो सही है वो यह है कि समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। तो ए है उनके लिए अलग संकाय बनाकर। बी है उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके। सी है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके। एंड डी है उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। तो एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। तो वो उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर कर सकती है। ओके, राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कक्षा कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। तो ए फर्स्ट है प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। सेकंड है ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा परिशिष्ट करना। एंड थर्ड क्या बहुत से दृष्टि प्रस्तुतिकरण देना। तो ये गलत है। फोर्थ है काम करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ये करेक्ट है। ओके, तो पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओके, तो ये है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। बी है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। सी है प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। डी है बहुविकल्पी प्रश्न देकर। तो शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। वो उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। तो ए है सहयोगात्मक अधिगम। बी है प्रवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति। सी है मानकीकृत निर्देश। एंड डी है उचित समायोजन। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। तो वो है मानकीकृत निर्देश। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। बाधक जो होगा वो होगा मानकीकृत निर्देश। बाकी सहयोगात्मक अधिगम करेक्ट है। परिप्रवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति भी करेक्ट है। उचित समायोजन भी करेक्ट है। लेकिन बाधक जो होता है वो मानकीकृत निर्देश है। राइट आंसर इज सी।
प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? ए है जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए। बी है जब संप्रदायों को अमूर्त बनाकर व असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए। सी है जब बच्चा कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो। एंड डी है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। तो प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल की स्वीकारा व संबोधित किया जाए। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब शिक्षक की WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं। ए अधिसंज्ञान, बी है याद रखना व प्रत्यय स्मरण, सी है अनुकरण एंड डी है अनुबंधन। तो जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थी को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है तो क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तब उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। तो ए है सहयोगात्मक शिक्षा, बी है व्याख्यान, सी है अवधारणात्मक मानचित्रण एंड डी है प्रयोगों का संचालन। तो कौन सी पद्धति जो है शिक्षक केंद्रित है तो वो है व्याख्यान। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है। ए समस्या समाधान में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बोलकर सोचना, बी है सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, सी है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीके पर अटक जाना, एंड डी है साथियों के साथ विचार मंथन चर्चा। निम्नलिखित में से किन समस्या समाधान में बाधा डालता है तो वो है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीके पर अटक जाना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है। ए है अनुकूलन, बी है अधिसंज्ञान, सी है नियमन एंड डी है अनुकरण। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता जो कहलाती है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं इस छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। बी है छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण गैर उदाहरण कर देने चाहिए। बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार देना चाहिए। बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उन्हें सिर्फ शिक्षक की बात सुनने और उनका पालन करने के लिए कहना चाहिए। तो छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण कर देने चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता क्या होती है। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता जो है वो है कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न संस्कृतियों का जो है प्रयोग करता है जिसमें भारत के परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम जो है होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना होना चाहिए, विविधता का सम्मान करना होना चाहिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। ओके, तो पहला, दूसरा जो है और तीसरा, इसमें तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए? वो होने चाहिए समानुभूति के गुण होने चाहिए, देखभाल के गुण होने चाहिए, प्रामाणिकता के गुण होने चाहिए, और सहिष्णुता के गुण ये गलत है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है। ए है पुरस्कार प्रदान करना, बी है दंड देना, सी है सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, एंड डी है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका जो है फ्रेंड वो यह है कि सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बाल विकास की गति कैसी होती है। ए है एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है, बी है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है, सी है एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, डी है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बाल विकास की गति जो होती है फ्रेंड में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग कर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। ओके, तो ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, एंड डी है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप
प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग कर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के। तो इसमें जो होता है फ्रेंड, सूक्ष्म गति कौशल जो होता है वो जिसमें हम फिंगर का यूज करते हैं उसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। ओके, दिया है बजाय सूक्ष्म गति के। जो सूक्ष्म गति कौशल का इस्तेमाल बच्चा जो है वो करता है माध्यमिक बाल्यावस्था में। ओके, लेकिन सहसावस्था पूछा है कि इस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशी के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं। तो सहसावस्था में बच्चा जो है वो अपने बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, मतलब पूरी तरह से वो पलटता है, करवट लेता है, हिल डुल सकता है, पैर फेंकता है। तो ये सब क्या है, ये बड़ी मांसपेशियों का इसमें यूज होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, सहसावस्था। ओके, आगे देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है? ए है सृजनात्मकता, बी है संवर्धन, सी है समाजीकरण एंड डी है स्थगित अनुकरण। तो वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है वो संवर्धन कहलाती है। राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? ओके, तो दुनिया की खोज जो करता है फ्रेंड वो करता है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये जीन पियाजे की थर्ड स्टेज होती है जो जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। सेकंड है संवेदी चालक अवस्था जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12+ होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? तो वो संवेदी चालक अवस्था में करता है, यानी जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? तो ए है जीववादी सोच को, बी है केंद्रीयता को, सी है अप्रतिवर्ती सोच को एंड डी क्रमबद्धता को। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार क्या है, सजीव है क्योंकि वह चलती है, यह क्या प्रदर्शित कर रही है? तो यह जो है वो कार सजीव है, वो चलती है। तो केंद्रीयता को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण यानी व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिक और विवेक में के व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? तो ए है इसमें नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, बी है नियमों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, सी है यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, एंड डी है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? वो यह है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। राइट आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित और समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? लेव वाइगोत्स्की जो है फ्रेंड वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं जिसमें उन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है। तब वह किस समायोजन का जो संरचना का प्रयोग कर रहा है? वो पाड़ का प्रयोग कर रहा है। पाड़ जो होता है फ्रेंड एक सीढ़ीनुमा मदद होती है। जब शिक्षक बच्चे को कुछ आता नहीं है तो अगर शिक्षक उसे मदद देता है तो बच्चा उसको और बेहतर तरीके से करता है और बेहतर तरीके से सीखता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र रूप से में होता है पर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास जो है सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है विकास को। राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? ए है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, बी है भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, सी है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, एंड डी है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? जो नहीं है फ्रेंड वो यह है कि भय मुक्त वातावरण बनना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन व्यक्तियों के में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने की अच्छे कौशल होते हैं उनमें भाषाई बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? किसने प्रतिपादित
प्रतिपादित किया है? तो फर्स्ट है लेव वाइगोस्की ने, बी है B.F. स्किनर ने, सी है हार्वर्ड गार्डनर ने, डी है जीन पियाजे ने। लेव वाइगोस्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। लेकिन किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? तो B.F. स्किनर भाषा अर्जन की बात करते हैं। तो भाषा का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव लेव वाइगोस्की ने बताया है। लेव वाइगोस्की ने बोला है कि लैंग्वेज को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज पहले आता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, फिर जो होता है विचार आता है। वही जीन पियाजे जो हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में पहले थॉट को इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, तो इसमें पूछा है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेव वाइगोस्की का। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? ए, शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए, तो ये गलत है। सेकंड है, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। सी है, शिक्षिका को शारीरिक कार्य और जैसे मेज को लगना, लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों के लिए देने चाहिए। एंड डी है फ्रेंड की शिक्षिका को लड़कियों से गणित व विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? तो वो यह है कि शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें शिक्षक विद्यार्थी विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षिका को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा के बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें, बी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे, सी बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाए, डीएस योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाए। तो विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें, ओके, जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को क्या करें, शामिल करें। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षक समूह को चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा समाजी रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जा सकता है? ए है फ्रेंड सहयोगी परियोजनाएं, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है सहकर्मिक मूल्यांकन, एंड डी है कक्षा अवलोकन। तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाएगा। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा का दर्शन कैसा होता है? ए है बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, बी है का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है, सी है केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधिता व श्रवणबाधित है, तो ये गलत है। एंड डी है अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देना है। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। राइट आंसर इज डी। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा साथ अपनाना चाहिए, बी है सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, सी है शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, डी है परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। तो एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है कि अनुकूलन पद्धति कौन सी है? वो है फ्रेंड, इसमें विद्यार्थी को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, सेकंड है कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना, थर्ड क्या है कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना, तो ये गलत है। फोर्थ, एक समय पर एक कार्य करना, यस ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म शिक्षा विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है? तो ए है सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान में अनम्यता, बी है स्वलीन विद्यार्थी गति कौशल का दोहराव, सी है अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति, एंड डी है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के सुनने में कठिनाई। तो जो सुगम विद्यार्थी का उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है वो क्या है? वो यह है फ्रेंड कि स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वो देती है फ्रेंड अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, तो ये गलत है। विद्यार्थियों के असमान उत्तर की प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, यस ये करेक्ट है। एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके, यस ये भी करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, पहला गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज बी।
आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को ए व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यस ये गलत है। बी है विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। सी है विद्यार्थी टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डी है बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों की सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा हो। तो सीखने को प्रभावशाली करने बनाने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है कि शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। शिक्षकों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना, यस ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुत्थित करने का कौशल, यस ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। को केवल उदाहरण देने चाहिए तो केवल गलत है। को संपत्तियों की पुष्टिकरण के लिए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, ये भी गलत है। को कक्षा में उदाहरण और वह गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ये भी गलत है। एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद्यार्थी को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ए है शर्मिंदगी और निराशा, बी है भय और उत्कंठा, सी है यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है, डी है यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। ओके, तो इसमें जो होगा भय और उत्कंठा विद्यार्थी को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, तो ये क्या है, यस ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो फर्स्ट फ्रेंड, यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है, ये गलत है। सेकंड, ये समय और संसाधन की बर्बादी है, यस ये करेक्ट है। थर्ड है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, यस ये भी करेक्ट है। यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है, तो ये गलत है। तो दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक शिक्षक अब छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। तो उन्हें कड़ी सजा देकर, तो कड़ी सजा देकर किसी की मदद नहीं की जाती है, ये गलत है। पुरस्कार देकर भी नहीं, ये भी गलत है। प्रत्यय स्मरण पर बार बार अभ्यास के लिए कहकर, ये भी गलत है। एंड फोर्थ है फ्रेंड उसमें कि उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनसे जीवन में मदद करके। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थी बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित कर शिक्षार्थी जो है बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ए है उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी की प्रशंसा करके, बी है कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर, सी है उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, एंड डी सीखने में आनंद की भावना पैदा कर। तो शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, वह सीखने में आनंद व भावना पैदा करके जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। राइट आंसर डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जफर अपने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज अपने आप कैसे सीखते हैं, कि आप अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखना है, वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है, वो है फ्रेंड वो अधिसंज्ञान को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे किस कथन ये कहता है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान जो है कैसे किया जा सकता है। यस ये करेक्ट है, क्योंकि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थी के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। यस ये भी करेक्ट है। ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है ए की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि कथन ए कहता है इसमें कि एक बच्ची संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यस ये करेक्ट है, क्योंकि संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है। यस ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों राइट है कि एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, क्योंकि संज्ञान और संवेग जो है एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ओके, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।